एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ सोनेट 29 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। यहाँ पर हम हर एक आंसर को विद एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे, यानी बहुत ही प्यारा सा वीडियो है ये। लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए। एक कंसोलेशन आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने वाली है इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन क्वेश्चंस हम शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन तो ले लें, छोटा सा 2 सेकंड का रिवीजन इस सोनेट का। ये सोनेट जो शुरू होती है तो यहाँ पे स्पीकर का मूड है डिस्पेयर, यानी बहुत उदास है, अकेले हैं, वो बहुत ही उदास महसूस कर रहे हैं, फेलियर सा फील कर रहे हैं और भगवान को अपनी दुख भरी आवाज़ सुनाना चाहते हैं, लेकिन भगवान भी नहीं सुन रहे हैं, डीफ हो गए हैं, या उनको ऐसा लगता है कि भगवान मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अपने भाग्य को कोसते हैं, यानी वो अपने भाग्य के बारे में कहते हैं कि मैं अपने भाग्य को जितना कोसूं उतना कम है, यानी बहुत कोसते हैं। दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हर कोई खुश है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन अचानक जो लास्ट आपका क्वार्ट्रेन है, इस लास्ट क्वार्ट्रेन की सेकंड लाइन के अंदर जब वो अपने लव वन के बारे में सोचते हैं तो अपने आप को लार्क के साथ कंपेयर करने लगते हैं, यानी मूड शिफ्ट हो गया है डिस्पेयर से जॉय की तरफ। बिकॉज लार्क इज द सिंबल ऑफ चीयरफुलनेस। लार्क इज अ बर्ड, एक बर्ड है जो कि बहुत मेलोडियस सॉन्ग गाता है और चीयरफुलनेस के लिए जाना जाता है। तो उनका मूड शिफ्ट कर जाता है। तो फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि उनकी जो यादें हैं ना, उनके लव वन की जो यादें हैं वो उनको बहुत वेल्दी फील करा रही हैं, वो किंग जैसा फील कर रहे हैं। ये हमने सोनेट में पढ़ा है और डिटेल से आपको इस सोनेट को पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ पे जाके आप वॉच कर सकते हैं। जिन्होंने देख लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ से आपको एक्सप्लेनेशंस तैयार होंगी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी बिकॉज द ऑथर नेम इज मेंशन हियर। कॉन्सोलेशन के ऑथर कौन है? विलियम शेक्सपियर। ये मैंने इसीलिए आपको तुरंत दिखा दिया आंसर, क्योंकि आप जानते ही हैं छुपाने से कोई फायदा नहीं है। इसे लेकिन पूछा जा सकता है 2-3 तरीके से, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कैसे? सोनेट 29 के ऑथर कौन है, आपसे ये पूछ ले, ठीक है? विलियम शेक्सपियर। भाई सोनेट 29 लिख दिया और साथ में सोनेट की वेरी फर्स्ट लाइन दे दी तो आप बताएंगे विलियम शेक्सपियर। लेकिन अगर एक कॉन्सोलेशन भी लिख दिया तो आपसे ऑथर पूछ लिया तो भी विलियम शेक्सपियर इसका आंसर है। गॉट इट? चलिए, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ सोनेट 29? वेरी इजी, आप रटी चुके हैं, आप इस चैनल पर हैं, आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं डेली, तो आपको राइम स्कीम से रिलेटेड तो क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है, क्योंकि आपने रट लिया है। हर एक पोएम में लास्ट में अपन राइम स्कीम स्टडी करते हैं और इसकी राइम स्कीम जो है वो तो बहुत ही आसान है। ए बी सी डी ई एफ जी जी। अब वो कैसे है ये भी देख लेते हैं। देखिए, लाइन का लास्ट वर्ड आपको देखना है, उसका साउंड देखना है। आइज, इसको एज्यूम कर लो आप ए, ओके। सेकेंड लाइन लास्ट वर्ड स्टेट, नॉट सिमिलर टू फर्स्ट वन, सो इट इज बी। अब देखिए, क्राइज सिमिलर टू ए, वेरी गुड। आइज एंड क्राइज बोथ आर सिमिलर साउंड, तो ये हो गया ए। स्टेट एंड फेट बोथ आर सेम ना, सेम इन साउंड, तो ये भी हो गया बी। यानी राइम स्कीम हो निकल गई इस तरीके से। तो यही तो हमने स्टडी किया है। राइम स्कीम क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। बिल्कुल क्लियर। शेक्सपियरियन सोनेट की यही राइम स्कीम होती है भाई। चलिए आगे चलते हैं। सोनेट 29 इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन फॉर, यस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और यही मैं 2-3 क्वेश्चन और आपको समझा रही हूँ। यहीं पे देखिए, ये जो सोनेट है ये ऐसा माना जाता है कि किसके बारे में लिखी गई है, तो वो पहले आपको बता देती हूँ। ये एक यंग मैन के बारे में लिखी हुई मानी जाती है, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं 154 सोनेट्स, ओके। एंड क्रिटिक्स ने इन्हें कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स में और किसी ने 2 पार्ट्स में भी, यानी बहुत से क्रिटिक्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 2 पार्ट में ही डिवाइड किया है, बट कुछ ने 3 पार्ट्स में भी। ये क्वेश्चन भी एक मेरे पास कमेंट में आया था, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ इस चीज़ को कि क्रिटिक्स की जो ओपिनियन है उसके बेस पे इन्हें 2 और 3 पार्ट में बांटा गया है। 2 भी गलत नहीं है, 3 भी गलत नहीं है, लेकिन आज की बात करें हम इस सोनेट के बारे में बात करें, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिलेबस है अगर इसके बारे में हम बात करते हैं और क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपने बोलना है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो कैसे? सोनेट नंबर फर्स्ट टू 126 dedicated to fair youth, okay, and sonnet number 127 to 152 dedicated to a dark lady. Clear? Remaining 153 and 154
इज कॉल्ड ग्रीक सोनेट्स। इनको ग्रीक सोनेट्स बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए 154 सोनेट्स का इस तरीके से कैटेगराइजेशन है, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कुछ क्रिटिक्स ने इस तरीके से इसको बोला है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स इन्हें सिर्फ 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं। वो करते हैं फर्स्ट टू 126 द सेम फेयर यूथ एंड द रिमेनिंग 127 टू 154 टू डार्क लेडी। क्योंकि जो लास्ट वाले ये जो 2 सोनेट है ना 153 एंड 154, इनका जो बेस है वो रोमन मिथ ऑफ क्यूपिड है, मीन्स गॉड ऑफ लव। ये ग्रीक सोनेट्स मानी जाती हैं। और जहाँ लव की बात की गई है ना, वहाँ पे क्रिटिक्स इसे डार्क लेडी के साथ रिलेट कर देते हैं। डार्क लेडी को कहीं ना कहीं शेक्सपियर की बिलव्ड माना जा रहा है, तो वो इस चीज़ को रिलेट करते हुए इसे डार्क लेडी वाले एडिशन के अंदर ही डाल देते हैं, यानी इसी कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ एम्बिग्यूटी आ जाती है छोटी सी कि किस तरीके से इसका कैटेगराइजेशन किया गया है। तो दिस वन इज करेक्ट कि 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, बट दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ये क्रिटिक का या तो आपको स्पेसिफिक जो क्रिटिक है वो नाम मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों ही करेक्ट है। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, अगर 153 एंड 154 के बारे में जैसे पूछ लेता है कि ये स्पेशली किसको डेडिकेटेड और आपके ऑप्शन में है ग्रीक सोनेट्स, तो आपको मेंशन करना होगा ग्रीक सोनेट्स। ओके, मैं ये बात आपको समझाना चाह रही थी। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, व्हाट इज द स्पीकर्स स्टेट एट द बिगिनिंग ऑफ द सोनेट 29, यानी स्पीकर का जो मूड है ना वो स्टार्टिंग में कैसा है। अब यहाँ ध्यान देना क्वेश्चन पे, बिगनिंग भी आएगा एंड भी आएगा। एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से फ्रेम कर सकता है एग्जामिनर, आपसे बिगनिंग भी पूछ सकता है तो एंड भी पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन भी हमने आपके लिए बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ बिगनिंग की बात करें तो बिगनिंग में कैसा मूड था, जॉयफुल तो नहीं था ना, इंडिफरेंट भी नहीं था, यानी उदासीन भी वो नहीं थे। वो कैसे थे, वो निराश थे, डिस्पेयरिंग थे, डिस्पेयरिंग मूड में थे। क्लियर। चलिए, व्हाट डज द स्पीकर डू व्हेन ही फील्स आउटकास्ट एंड इन डिस्पेयर, जब अपने आप को उदासी में फील करते हैं, अपने आप को आउटकास्ट फील करते हैं, तो क्या करते हैं वो अपने भाग्य को कोसते हैं। भाई बताया था आपको सोनेट में, ही कर्सेस हिज फेट, अपने भाग्य को कोस रहे हैं, वो बहुत निराश है, उनको मतलब बहुत अकेला अकेला सा फील हो रहा है। What does the speaker compare himself to when he thinks of his love? Yes, किससे कंपेयर करते हैं वो अपने आप को जब वो अपने लव वन के बारे में सोचते हैं? तो किंग, लार्क, लॉइन या रोज। अब देखो, आपने सोनेट में ना किंग भी पढ़ा है और लार्क भी पढ़ा है, यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। लॉइन और रोज का तो जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये तो तुम्हारे दिमाग में आना ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग में आएगा या तो किंग होगा या लार्क होगा। तो किंग जो है ना, किंग जैसा वो फील करते हैं, बट कंपेयर करते हैं अपने आप को लार्क से। याद रखना, कंपेयर करते हैं किससे? लार्क से। यस, इस पक्षी से। ये जॉयफुलनेस के लिए जाना जाते हैं, ये मेलोडियस सॉन्ग के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो अपने आप को कैसा कंपेयर करते हैं? वो लार्क जैसा कंपेयर करते हैं। ठीक है, चले, तो आप यहाँ पे किंग मत करके आना, एक क्वेश्चन आएगा भी वो फ्रेम किया हुआ, उसको भी ध्यान से पढ़ना, किंग कब फील करते हैं। व्हाट डज द स्पीकर विश फॉर इन सोनेट 29, उनकी विश क्या है? उनकी भाई ये सारी विश हैं, टू बी मोर लव्ड, टू बी मोर होपफुल, टू बी मोर आर्टिस्टिक, ये सभी विश है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? डी। What is the speaker state at the end of the sonnet 29? Yes, this one, इसके बारे में बात कर रही थी मैं आपसे कि लास्ट में सोनेट में स्पीकर कैसा फील कर रहे हैं, उनका जो माइंड स्टेट है वो किस टाइप का है। अब उनका जो नेचर है वो कैसा हो रखा है? अब उनका नेचर हो रखा है जॉयफुल, क्योंकि उन्होंने अपने लव वन के बारे में सोचा है, तो अब वो भी खुश हैं, अब वो निराश नहीं है। What does the speaker in sonnet 29 consider a form of wealth? कैसी पूंजी की बात कर रहे हैं, कैसे पैसे की बात कर रहे हैं वो, मतलब किस तरह से अपने आप को धनवान बता रहे हैं वो? पैसों के मामले में बिल्कुल नहीं, जिक्र ही नहीं हुआ। फेम के मामले में भी जिक्र नहीं हुआ, पावर के मामले में भी जिक्र नहीं हुआ, बात तो लव की हुई है। तो आंसर क्या है? लव। What does the speaker in sonnet 29 feel when he thinks of his love? कैसा फील करते हैं? अब देखो ये चीज़ देखो, वहाँ कंपेयर था ना, यहाँ फील है, आपके सामने आंसर है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो कैसा फील कर रहे हैं वो अपने आप को? किंग के जैसा फील कर रहे हैं। चलिए, द टोन ऑफ द सोनेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, टोन कैसी है सोनेट की? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोन पूछी जा सकती है, कैसी टोन है? अब डिस्पेयर के अंदर बंदे ने स्टार्ट करी है, ठीक है, उदास है वो, ओके, और आप ये मान के चलिए कि लगभग 11 लाइन तक, यानी जो 11 लाइन्स है ना, वहाँ तक वो अपने आप को कर्स कर रहे हैं, अपने आप को कंपेयर करके दुखी हो रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, निराश है। और लास्ट में यानी लाइन 12 जो है वो
13 जो है वो 14, और ये 11 क्यों, 10 मानिए ना आप, 10 लाइन तक मीन्स यही चलता है उनका, 9-10 लाइन तक, 9-10 लाइन तक वो मतलब उदास हैं, 11 के आसपास से, 10 या 11 के आसपास से वो थोड़े से खुश होते हैं। तो मेजॉरिटी किस चीज़ की है, मेलैंकली की है, तो मेलैंकलिक जो है वो यहाँ पर सोनेट की टोन रहेगी। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर द वर्ड अपीयर्स मोर ब्यूटीफुल व्हेन, कि उनके स्पीकर के हिसाब से संसार जो है बहुत ही खूबसूरत उनके सामने अपीयर होता है। कब अपीयर होता है, जब वो किसके बारे में सोचते हैं, अपनी बिलव्ड के बारे में सोचते हैं, तो उनके लिए जो ये संसार है पूरा खूबसूरत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीकर बिलीव्स दैट थिंकिंग ऑफ हिज बिलव्ड कैन, अब अपने बिलव्ड के बारे में वो सोच रहे हैं, तो वो क्या विश्वास कर रहे हैं, मतलब क्या जान रहे हैं वो कि क्या होते हैं वो, किस तरह से चेंज हो जाते हैं, वो अपने आप को एक किंग की तरह मानने लगते हैं जब वो उसके बारे में सोचते हैं, अपने लव वन के बारे में सोचते हैं। ये वेल्थ, फेम, हार्ट ब्रेक, वर्सन हिज डिस्पेयर, ये चीज़ तो होती ही नहीं है कि भाई और ज़्यादा उदास हो जाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता ना हार्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं वो, ना ही वेल्थ और फेम जो है वो मिलती है उनको जब वो अपने बिलव्ड के बारे में सोचते हैं, बल्कि क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एक तरह से किंग के जैसा फील करने लगते हैं। द लाइन, इसे ध्यान से देखना आप, क्योंकि अब यहाँ पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस जो है उनकी बात होगी। द लाइन लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग कंटेन्स अ कंपैरिजन यूजिंग, अब क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कंपैरिजन आ गया। देखिए अब कंपैरिजन आ गया, और कंपैरिजन के साथ में लाइक और एज वर्ड अगर आ गया, आंख बंद करके, कंपैरिजन है और लाइक और एज भी है, आंख बंद करके निशान लगा देना सिमली पे। तुलना होती है ना, दोनों होती है, सिमली और मेटाफर दोनों में तुलना ही होती है, बट अगर तुलना हुई है और लाइक और एज जो है वो नहीं आए, ये नहीं आए तो मेटाफर है, अगर ये आए हैं तो सिमली है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि सिमली जो है वो क्या होती है। देखिए, अ सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करती है, लेकिन वर्ड लाइक और एज साथ में यूज होते हैं। अब यहाँ पे भी तो कंपेयर हो रहा है ना, लार्क के साथ में अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, अपने मूड को कंपेयर कर रहे हैं स्पीकर जो है, तो ये क्या हो गया, सिमली है। लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ, अब इसको हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड है ना सलन अर्थ, यही आपका आंसर जो है वो निकाल के लेके आ रहा है। देखिए सलन अर्थ जो है ये यही निकाल के ले आएगा, लिटरेरी डिवाइस आपको बता देगा, क्योंकि देखो सलन वर्ड है जो, उसका मतलब होता है भाई डिस्पेयर, एक तरह से मीन्स निराश, आप कह सकते हो ना, निराश हो गया, या फिर सोरोफुल, ग्लूमी, हार्ट ब्रेकिंग, चीयरलेस, आप कुछ भी बोल सकते हैं सलन, लेकिन साथ में अर्थ भी है। अब ये सलन जो वर्ड है ना सलन, ये फीलिंग से रिलेट करता है, फीलिंग रिलेटेड वर्ड है ना, फीलिंग रिलेटेड वर्ड। अब फीलिंग की जहाँ बात हो रही है साथ में अर्थ, तो अर्थ जो है उसमें फीलिंग वाली बात कर दी, तो कौन सा वाला आपको लग रहा है कि लिटरेरी डिवाइस निकल कर आएगा, मेटाफर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि कंपैरिजन थोड़ी हो रहा है। हाइपर बोले नहीं आएगा, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देना। एलिट्रेशन का मतलब आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार, तो वो भी नहीं हो सकता, तो बचा क्या, पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब लिविंग क्वालिटीज़ जो होती है, लिविंग थिंग्स की जो क्वालिटीज़ होती है ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स में बताई जाए। नॉन लिविंग मतलब अर्थ के अंदर आप फीलिंग्स रिलेटेड बातें कर रहे हो आप अर्थ के लिए, तो क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। देखिए एक बार इसको आप एक्सप्लेनेशन के साथ में देख लीजिए कि पर्सोनिफिकेशन के बारे में क्या है, कि जब स्पीकर की फीलिंग यहाँ पे सलन अर्थ के बारे में बताई गई है, इसका मतलब क्या है, या ह्यूमन क्वालिटीज जो है वो दिखाई गई हैं अर्थ से रिलेट करके। ठीक है, क्लियर? चलिए, what type of poetic device is used in the line with what I most enjoyed contended least? अब इसके अंदर कौन सी पोएटिक डिवाइस निकल के आ रही है? देखो ये कह रहे हैं कि मैं जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंजॉय फील किया करता था ना, वो आजकल मुझे कम संतुष्ट कर पा रही है। ठीक है, मतलब ये है, जिन चीज़ों के साथ मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था वो मुझे कम संतुष्ट कर पा रही है आजकल। तो यहाँ पे नीचे से स्टार्ट करते हैं, डी ऑप्शन से। पर्सोनिफिकेशन है, आपको लगता है लिविंग नॉन लिविंग वाली कोई चीज़ हो रही है यहाँ पे कि लिविंग वाली क्वालिटी जो है नॉन लिविंग के अंदर दिखाई जा रही है? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि क्या कह रहे हैं, जिन चीज़ों के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश रहा करता था वो आजकल मुझे कम संतोष दे पा रही हैं, तो नहीं है ना। हाइपर बोले नहीं, कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं है। मेटाफर, कोई तुलना भी नहीं हुई, तो बचा क्या, पैराडॉक्स। जी हाँ, विरोधाभास है यहाँ पे, कि जिन चीज़ों के साथ मैं बहुत इंजॉय किया करता था अब वो क्या है,
लीस्ट कंटेंटेड हैं, यानी कम इनको एंजॉय आ रहा है अब उन चीज़ों में। तो पैराडॉक्स है। यहाँ पे भाई आयरनी भी हो सकता है, अगर आपके इन ऑप्शंस के अंदर मेटाफर दे दिया, हाइपरबोले दे दिया, पर्सोनिफिकेशन दे दिया, पैराडॉक्स नहीं दिया, साथ में आयरनी दे दी, तो आपका आंसर आयरनी भी करेक्ट है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पैराडॉक्स होता क्या है। पैराडॉक्स एक्चुअली ना एक स्टेटमेंट है, ये अपीयर होती है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स सिली थोड़ा सा, बट मे इंक्लूड आ लेटेंट ट्रूथ। समझ रहे हैं आप, मतलब विरोधाभास है एक तरह से। द लाइन एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज। अब ये जो लाइन है ना पूरी, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, यानी यहाँ पर क्या है। आप अगर लिटरेरी डिवाइस की बात करेंगे तो वो हम बाद में एक और है उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, यानी पूरी लाइन किस चीज़ का एग्जाम्पल। क्वेश्चन को समझना आप, यहाँ पे ये नहीं पूछा आपसे कि कौन सी स्पेसिफिक लिटरेरी डिवाइस यहाँ यूज़ हुए, उन्होंने ये पूछा है कि ये जो लाइन है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है हाइपरबोले का कि एंड ट्रबल डीप हेवन विद माई बूटलेस क्राइज, कि मेरी जो आवाज़ है ना, मेरी जो दुख भरी जो आवाज़ है वो भी क्या कर रही है, ट्रबल पैदा कर रही है डीप हेवन के कानों में भी। मतलब जो हेवन, हेवन का मतलब यहाँ पे गॉड से लिया है कि जो गॉड बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है, बिल्कुल बहरा होके बैठा है, उसके वहाँ भी हलचल मचा रही है। मतलब मेरी जो चीख कह दो आप, मेरा जो दुख है, मेरा जो विलाप है वो। तो यहाँ पे क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया ना, तो ये क्या हो गया, हाइपरबोले। अब एक चीज़ और यहाँ निकल के आ रही है, देखिए ये जो वर्ड इन्होंने डीप हेवन यूज़ किया है, डीप हेवन, तो डीप जो है आप जानते हैं कि लिविंग के अंदर होती है ये चीज़, है ना, कि गूंगा बहरा कोई होगा तो कौन होगा, लिविंग थिंग होगी। लेकिन हेवन, अब देखो हेवन जो है ना, यहाँ अगर आप स्वर्ग से लेते हो तो भी, और अगर गॉड से लेते हो तो भी, ये लिविंग के अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो लिविंग वाली क्वालिटी जब नॉन लिविंग के अंदर दिखाई जाती है तो पर्सोनिफिकेशन होता है ना। तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल भी है कि अगर यहाँ पर ऑप्शन के अंदर आ जाता पर्सोनिफिकेशन तो आप पर्सोनिफिकेशन भी कर सकते थे अगर हाइपरबोले नहीं दिया होता तो। अगर ये बेस्ट एग्जाम्पल ना पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता आपसे, हाइपरबोले नहीं दिया और साथ में ये पूछा जाता कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस यहाँ यूज़ हुई है, तो डीप हेवन के लिए, सिर्फ डीप हेवन के लिए, इनके लिए डीप हेवन के लिए ये पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, हाइपरबोले क्या है आप देख लीजिए एक बार, कि फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स एक्सजरेशन, बढ़ा चढ़ाकर, मीन्स बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इफेक्ट डाल दिया जाए जब, तो तब होता है, जैसे इस लाइन को हमने अभी एक्सप्लेन किया। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थीम इन सोनेट 29, इनमें से कौन सा थीम है सोनेट 29 का। देखिए लव बिल्कुल है, जेलेसी बिल्कुल, बाकी लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहा है, जेलेसी फील कर रहा है कि सब बहुत खुश है, मैं नहीं हूँ। एंजाइटी बिल्कुल है, ऑल ऑफ द अबाव, इसका आंसर क्या होगा, सारे ही हैं यानी तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ द अबाव इसका करेक्ट आंसर है। The final 2 lines of Sonnet 29 suggest that the speaker, बिल्कुल जो फाइनल 2 लाइन्स है मीन्स कपलेट है ना, फाइनल 2 लाइन का मतलब जो है कपलेट है, उसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे, इसमें क्या वो फील कर रहे हैं। तो रिग्रेट्स हिज पास्ट एक्शन, जो पीछे उन्होंने कुछ काम किया है उसके लिए पछता रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं सुना ना हमने, ना देखा। डिजायर्स टू बी ए किंग, किंग बनना चाहते हैं, नहीं, इच्छा नहीं है उनकी किंग विंग बनने की, ऐसा कोई बात ही नहीं हुई है। फील्स वेल्दी ड्यू टू लव, वेल्दी फील कर रहे हैं कि लव की वजह से, यहाँ आप रुक जाएंगे सुन के, बिल्कुल वेल्दी फील कर रहे हैं ड्यू टू लव। द टर्निंग पॉइंट इन द सोनेट अकर्स इन विच क्वार्टरन, अगर आपने ध्यान से सुना होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो इसको बिल्कुल आप कर देंगे। फर्स्ट क्वार्टरन में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आता, सेकंड क्वार्टरन में नहीं आता, थर्ड क्वार्टरन में आता है। जब मैंने आपको बताया वो बोलता है ना आई थिंक दी करके, कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तो ये थर्ड जो क्वार्टरन है उसके अंदर ही एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, यानी थोड़ा चेंज हो जाता है। वोल्टा नहीं है ये, टर्निंग पॉइंट है, मीन्स थोड़ा चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ये भी बनते हैं, मतलब जो कुछ तो हमने आंसर्स के साथ डिस्कस कर लिए, लेकिन ये बहुत ईजी थे, थोड़े से इस तरीके से भी फ्रेम हो सकते हैं, तो ये मैंने इस तरह से डाल दिए कि किस टाइप की सोनेट है सोनेट 29, किस टाइप की सोनेट है, शेक्सपियरियन सोनेट है, क्योंकि राइम्स की तो आपको पता ही है, ए बी सी डी ई एफ जी जी है। मीटर कौन सा यूज हुआ है, आयम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है। कैसे, देखिए आयम्बिक पेंटामीटर जो है, यानी 5 जो है यहाँ पे अनस्ट्रेस्ड आपको स्लेबल मिलेंगे, 5 जो है यहाँ पे स्ट्रेस्ड स्लेबल मिलेंगे, तो ये हो गया पेंटामीटर। 5 जो
सिलेबल्स जो यहाँ पे स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड हैं वो कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, जैसे डा डम है। डा मीन्स जिनमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लग रहा, वाइट में आपको दिख रहे हैं ना, बिल्कुल भी स्ट्रेस जोर नहीं लग रहा बोलने में। डम थोड़ा सा जोर लग रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है जिन पे थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है। कि वैन इन डिसग्रेस विद फोर, मीन्स इस तरीके से आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर ये सोनेट लिखी हुई है। इसी तरीके से है सेम। कितने सिलेबल्स हैं? सिलेबल्स यहाँ पे 10 होंगे। आप सिलेबल्स चाहे आप गिन लीजिए, यहाँ पे 10 सिलेबल होंगे, काउंट कर लीजिए साहब। देखिए 10 सिलेबल्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स डज सोनेट 29 हैव? भाई सोनेट 29 की ही बात नहीं है, मेन जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि सोनेट है ना, मेजोरिटी यही होता है कि सोनेट होती ही 14 लाइन्स की है, लेकिन ये भी ट्रू नहीं है। बहुत सारी सोनेट हैं जिनमें 12 लाइन्स ही हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको 29 के बारे में बताना है, तो 29 सोनेट जो है उसकी 14 लाइन्स हैं, ओके। और यहाँ पे ना आपको ये बताना है कि मेन प्राइमरी जो थीम है सोनेट 29 का वो क्या है? वो है पावर ऑफ लव, क्योंकि पावर ऑफ लव है ना, वही तो डिस्पेयर से जॉय की तरफ शिफ्ट करती है ना मूड को, ठीक है। तो ये जो है ये सारा का सारे क्वेश्चंस थे। इससे रिलेटेड एक दो लिटरेरी डिवाइसेस और निकल के आते हैं। एंजार्बमेंट, अब उसको समझाने के लिए आपको पूरी पोएम को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि एंजार्बमेंट का मतलब जो है ना वो यही होता है कि जहाँ लाइन जो है बिना खत्म हुए आगे नेक्स्ट पे मूव कर जाती है फटाफट से, मीन्स आपका यहीं पे मीनिंग खत्म नहीं होता है आगे। अब देखो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, कोमा 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 आ रहा है ना, लेकिन यहाँ कोई कोमा नहीं है, क्योंकि ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग फ्रॉम सलन अर्थ, ये जो लाइन है ना ये यहाँ खत्म नहीं हुई है, बल्कि सेकेंड लाइन के साथ में रिलेट हो गई है। दिस इज कॉल्ड एंजार्बमेंट, और ये आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा और यहाँ भी देखने को मिलेगा, ये एंजार्बमेंट कहलाता है भाई। और फिर यहाँ आपको इस वाली लाइन में एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन किस तरीके से कि कॉन्सोनेंट साउंड का जो रिपीटेशन होता है उसे एलिट्रेशन बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। देखो आपको देखने को मिलेगा टी का, है ना, थिंक दी देन द का आ रहा है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। और जो पोइटिक डिवाइसेस थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर। तो वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि सभी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।